फैयाज खान साहब, वारिस पठान साहब, हमारे एमएलए फारूक शाह साहब, स्टेज के ऊपर मौजूद तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, हमारी माएँ और बहनें, वो समझ रहे थे सरकार मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं समझ रहा था आवाम मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, मैं यहां पहुंच ना सकूं, मैंने पूरी ताकत लगा दी। इसीलिए कह रहा हूं मुंबई लो मैं आ गया। अभी ये तो बस एक हमारी आवाज पर ही छा गई इतनी बौखलाहट। ये तो सिर्फ एक गुर्राहट थी। अभी दहाड़ना बाकी है। सुबह जब अल्हम्दुलिल्लाह हम औरंगाबाद से तकरीबन 225 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले, तो हमारे ये जो चाहने वाले लोग खड़े हैं ना सामने, कौन पता है ना? तो ये सुबह 6 बजे पहुंच गए और बोले नहीं आने देते। आ गए और बोले मुश्किल है साहब, बहुत पुलिस है, आपको औरंगाबाद से निकलने ही नहीं देते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद छोड़ दिया। बोले अहमदनगर बहुत पुलिस लगाए, बस वहां से पलट के आना पड़ेगा। मैं अहमदनगर से भी निकल गया। बोले पूना तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, मैं पूना भी निकल गया। एक जगह पे रुकाए और मुझे कहे कि साहब अब इसके आगे नहीं जा सकते। मैं बोला साहब मैं इमीडिएट वापस जाता हूं, क्योंकि अगर आप मुझे सड़क से नहीं आने देना चाहते हैं, मैं अपने गाड़ियां रखूंगा और पूरे महाराष्ट्र की आवाम से कहूंगा कि ट्रेनों के ऊपर चढ़ जा, देखते हैं कौन कैसा रुकता है करके। वो अधिकारी ने बोला नहीं रुको साहब। किससे तो भी बात किया और बोला जाओ साहब। लेकिन मैंने आज इन 13 घंटों के सफर के अंदर एक बात का मुझे एहसास हुआ कि लोग यूं ही मजलिस को शेरों की जमात नहीं कहते हैं। कुछ तो है कि इतनी ताकत लगा दी गई। और मैं एक साफ शब्दों के अंदर ये कहना चाहता हूं, और मेरी बात रखने से पहले मैं महाराष्ट्र की और मुंबई पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि जो रुकावटें पैदा की गई थी, इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं था। आप अपना फर्ज निभा रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन कौन लोग थे जो इनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी साहब मुंबई तक नहीं आना चाहिए करके? आपको मैं ये बताऊं कि ये जब प्रोग्राम हमने लेने का तय किया था, तो हमने लोगों से ये बताया कि ये हमारी सियासी जमात का कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। हमने तमाम कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के,
और अब तो शिवसेना भी मुसलमानों की बात करती है। उनके भी नेताओं को हमने कहा कि एक मर्तबा हम लोग क्या अपने कौम के साथ हो रहे नाइंसाफियों के लिए हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आ सकते? क्या हमें उन मराठा भाइयों से सीखना नहीं चाहिए कि जिन्होंने जब अपने रिजर्वेशन के लिए सड़कों के ऊपर आंदोलन किया तो शिवसेना का मराठा हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या एनसीपी का हो, ये पूरे के पूरे मैदान में उतरे तो अपनी सियासी जमात का मफलर पहनकर नहीं उतरे, वो मराठा बनकर वहां पर उतरे। लेकिन हमने जब यही पैगाम, यही इनविटेशन सभी हमारे राजनीतिक दलों के नेताओं को हमने दिया तो किसी ने भी साथ नहीं दिया। बहुत इज्जत के साथ हमने इन लोगों को न्योता दिया, इनविटेशन दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये इज्जत के लायक ही नहीं है। लोगों ने कहा कि क्या कर लेंगे, आप रिजर्वेशन का तो इतना पुराना मामला है, वक्फ की जमीनें अब कहां बची है, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों जा रहे? इलेक्शन के वक्त एक बात कही थी, दोबारा ये बात दोहरा रहा हूं, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हम कोशिश करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे, और जब ईमानदारी के साथ कोशिश करते हैं तो उसका नतीजे कैसे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वही एक नतीजा आपके सामने आज आपका बेटा, आपका भाई खड़ा हुआ है। हमने ईमानदारी के साथ मेहनत की, इसीलिए जब लोगों ने मुझसे, पत्रकारों ने कहा कि आप भाषण में असद साहब क्या बोलने वाले हैं, आप क्या बोलने वाले हैं, तो अब हम सिर्फ भाषण करने के लिए नहीं आए हैं। ये जो स्क्रीन लगाए हैं ना, 2 स्क्रीन लगाए हैं, इनको आज उधेड़ने भी वाले हैं, उस स्क्रीन के जरिए दिखाने वाले हैं कि किस तरह से इस कौम का खेल खेला जाता है। उनकी ही जबानी दिखाने वाले हैं कि इस कौम को किस तरह से एक खिलौना बनाकर रखा गया है, एक रबर स्टैंप की तरह रखा गया है। इलेक्शन आया, आ जाओ फिर अपनी गलियों के अंदर मुसलमानों से वोट मांगने के लिए आ जाओ, सपने दिखाओ कि हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। इलेक्शन आया, जीत गए, खत्म हो गई बात, हमारा जिक्र भी नहीं होता है। लोगों ने कहा यही वक्त आपने क्यों चुने? एक पत्रकार साहब ने मुझसे कहा कि आप इस पर राजनीति नहीं कर रहे। मैंने कहा 100% नहीं, 200% राजनीति कर रहे हैं हम। और यही वक्त क्यों कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर नगर परिषद के चुनाव है, दोबारा हमारी चौखटों के ऊपर यही लोग आने वाले हैं। आज जो लोग औरंगाबाद से या पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हैं, हमने किसी को गाड़ी नहीं दी, किसी की गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं भरा, किसी को पैसा नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी तादाद के अंदर अगर नौजवान बुजुर्ग निकल कर आए तो कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास हो रहा था कि हम जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे आने वाले मुस्तकबिल से यह ताल्लुक रखता है। कहां है वो 93,000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र की, 93,000 एकड़ जमीन कहां है वो? किसने किसको बांटा है, किसने किसको बेचा है? अल्हम्दुलिल्लाह
8 महीने हो गए हैं महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का सदस्य हुए, मेंबर बने हुए। इन 8 महीनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 9 FIR रजिस्टर करवाया हूं मैंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर। 9 FIR, बड़े बड़े धन्ना सेठों के खिलाफ FIR। जो सोचते थे कि हमें कौन रोक सकता है, हम तो पैसों से सबको खरीद सकते हैं और खरीदे हैं। उनके अंदर डर नहीं था, खौफ नहीं था। वो सोचते थे कि हमारा कौन बाल बाका कर सकता है, हम तो पैसों से सबको खरीद सकते हैं। उन्हें क्या मालूम है कि बाजारों के अंदर कुत्ते के बच्चे बिकते हैं। बाजार में खरीद सकते हैं, बाजार में क्या नहीं खरीद सकते। एक है स्टेज पे, ओरिजिनल एक ही है, बाकी हम छोटे छोटे हैं। असद भाई को देख के अल्हम्दुलिल्लाह, पहले पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी वाले सोचते थे ये अकेले है, इतना बोलते, और अब ये भी आ गया, अरे बाबा 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 ये तो बहुत ही बोलता है बोले। लेकिन मुझे इस बात की खुशी होती है कि जिस शख्स को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया देखती है, पूरे मुल्क के अंदर अगर कोई एक जानबाज पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर हमारी हक की आवाज वहां पर बुलंद करता है, यह अल्लाह का फजल व करम है। उसी मेरे कायद के बाजू जाकर बैठने का शर्फ मुझे हासिल हुआ है आप लोगों की दुआओं की वजह से। यह आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के अंदर जब लोग कहते थे कि यह तो सिर्फ हैदराबाद की एक ही जमात है, हैदराबाद तक महदूद है, ये 1 के 2 नहीं होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 के 2 हो गए, 2 के 4 होंगे, 4 के 6 होंगे, 6 के 8 होंगे और 8 के 10 भी होंगे। बशर्ते हमें जिस नेक नियति के साथ, जिस एकजहीती के साथ काम करने की जरूरत है, अगर उस तरह अगर काम करे, मैं तो मुंबई के नौजवानों के अंदर जो जज्बा और जो जोश देखता हूं, कभी कभी असद साहब को यह दिल बोलना चाहता है कि असद साहब मुंबई मेरे हवाले कर दीजिएगा, देखिए मुंबई की कैसे काया पलट कर देता हूं। कर रहे हमारे फयाज भाई भी काम कर रहे हैं, वारिस भाई भी काम कर रहे हैं, हमारे कॉरपोरेटर्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको आज ये देखना होगा कि हम सिर्फ ओहदा लेंगे। महाराष्ट्र के कोने कोने से हमने कहा था कि आपको आना है, कुछ लोगों ने बहाने बनाए। मैंने जब मीटिंग लिया तो एक ने कहा मैं 40 गाड़ी लेकर आ रहा हूं, आखिर में लाया 4। एक ने कहा 20 गाड़ियों का तो नंबर लिख लो साहब, लाया 3। घर को जाना पड़ेगा भैया, काम करोगे तो टिकोगे, नहीं करोगे तो आपको भी जाना पड़ेगा। और ये फैसले हमको अपने पार्टी के हक के अंदर लेने पड़ेंगे। जो काम करेगा वो मजलिस के अंदर आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा उसको घर में जाना पड़ेगा। क्योंकि हम ये जब जज्बा और जोश देखते हैं नौजवानों के अंदर, तो हमें भी ऐसा लगता है कि अगर औरंगाबाद से एक MP चुनकर आ सकता है तो मुंबई से हम 4 MLAs क्यों नहीं चुनकर ला सकते हैं। बशर्ते एक ताकत बनकर खड़े रहने की जरूरत है, हमारे आपसी इख्तिलाफात को खत्म करने की जरूरत है। और अगर हम वो कर पाए
तो मैं समझता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा जरखेज जमीन कहीं पर है तो वो मुंबई के अंदर है, जहां पर हम बहुत अच्छे नतीजे लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, ये जब हमने निकलने का फैसला किया, पूरी तैयारी हो गई। और हां, मैंने जिस तरह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया, मैं ये समझता हूं कि आज का ये कार्यक्रम अगर यहां पर हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की मेहनतों की वजह से हो रहा है कि पिछले इतने दिनों से वो यहां पर आकर बैठे और बैठकर उन्होंने जो कुछ भी मुमकिन हो सकता था वो काम किया। वरना ये आलम है हमारा कि पुलिस ने कहा नहीं करना, नहीं करेंगे। ठीक है साहब, नहीं करेंगे। ये मजलिस में नहीं चलेगा। ये मजलिस में कतई नहीं चलेगा। इसीलिए जब अलग अलग जगह के ऊपर हमको रोका जा रहा था तो मुझे मालूम था कि पुलिस को तो बेचारे सामने कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं जिनके अंदर ये डर और खौफ पैदा हो चुका है मजलिस की वजह से कि ये जो बैठे हैं ये तो हमारी जागीर थी, ये हमारे अलावा कहां जा सकते हैं। इनको डर दिखाओ कि अगर हमारे साथ नहीं आए तो भाजपा आ जाएगी, शिवसेना आ जाएगी, हम सेक्युलर है, हमको दो। लेकिन जब उन्हें यह एहसास होने लगा कि अब ये कौम भी बेदार हो चुकी है और इसमें भी वो हिम्मत आ चुकी है कि कल तुमसे ये सवाल करेगी कि जिस मुंबई हाई कोर्ट ने 2014 के अंदर तमाम दस्तावेज देखे, एम्पिरिकल डेटा जिसे कहते हैं, मुसलमानों के ताल्लुक से देखा, पढ़ा समझा, तब अदालत ने यह फैसला लिया, आदेश जारी किया गया कि मुसलमानों का एजुकेशन का परसेंटेज इस राज्य में, इस मुल्क के अंदर सबसे कम है। क्या वजह है कि आज हमारे बच्चे अगर अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो क्या वजह है कि अदालत का फैसला आने के बावजूद भी ये सरकार, ये हुकूमत हमें ये रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रही है। मैं और वारिस पठान 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर एमएलए थे। उस वक्त कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के आमदार एमएलए खड़े रहते थे और लड़ते थे बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से और शिवसेना से लड़ते थे और ये मांग करते थे कि अदालत ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना नहीं चाहती है कि इनकी तरक्की हो, मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, अदालत ने बोला है। इतने जोरदार भाषण करते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि कितने हमदर्द है मेरे कौम के। 2019 के बाद तख्ता पलट गया, अब हुकूमत में आ गए हैं। विरोध में जब थे तो उस भारतीय जनता पार्टी और उस शिवसेना से मांगते थे जिनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, जो नहीं चाहते कि इस मुल्क का मुसलमान तरक्की करे, तालीम हासिल करे। लेकिन आज सत्ता के अंदर अगर तुम बैठे हैं, महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर अगर तुम जाकर बैठे हैं तो तुम्हें वहां पहुंचाने के अंदर
यही हमारे गयूर मुसलमानों का हाथ है कि तुम वहां पर जाकर बैठे हैं। लेकिन सत्ता में आते ही तेवर बदल गए। 2 साल से कोई जिक्र नहीं। हमने इंतजार किया कि अब कुछ फैसला करेंगे, तब करेंगे, लेकिन नहीं। जब हमने ये ऐलान किया कि अब हम आएंगे तुमसे सवाल करने के लिए, तो क्या किए? पुलिस वालों को आगे कर दिए, बोले रुकाओ इनको, कैसा तो भी रुकाओ करके। तो मैंने उनको बोला सरकार हमसे डरती है, इसीलिए सरकार हमसे डरती है, इसीलिए पुलिस को आगे। लेकिन यकीन मानिए आप अपना काम कर रहे थे। हमें मालूम है कि कौन कौन लोग इसके अंदर खेल खेल रहे थे कि हम आना नहीं करके कैसी कैसी साजिशें रची जा रही थी। मैं वो तमाम नौजवान जो महाराष्ट्र के कोने कोने से आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज अगर हम यहां तक पहुंचे तो सिर्फ इसलिए कि मैं अकेला नहीं था। जब मुझे रोकते थे तो वो देखते थे कि मेरे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी तादाद और कितनी बड़ी ताकत खड़ी हुई है। हद तो ये हो गई कि वाशी के पास जब हम आए नवी मुंबई में, अगर कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद है तो सुनिए साहब, हमने अपनी किसी भी गाड़ी के ऊपर हमने अपनी पार्टी का झंडा लगाकर नहीं लाए। हमने कोई हरा नीला पीला भगवा झंडा लगाकर नहीं आए। हमने हमारे इस मुल्क के तिरंगे को हमारे गाड़ियों के ऊपर लगाकर हमने तिरंगा रैली बोलकर लेकर आए। उस तिरंगे का जिसकी हम इज्जत करते हैं, जिसके ऊपर हमें गर्व है, फख्र है। लेकिन वाशी में हमारी जैसी ही गाड़ियां रोकी गई, इतनी पुलिस थी वहां पर, इतनी पुलिस थी कि मुझे ये शक होने लगा कि मैं खासदार हूं या कोई आतंकी हूं जो इसके लिए इतने सारे लोग मेहमान मेरे इंतजार में यहां पर खड़े हुए थे करके। लेकिन वहां पर कुछ पुलिस वालों ने हमको आदेशित किया और कहा कि हम आपको आगे जाने देंगे, आप अपने गाड़ियों से ये तिरंगा निकाल दीजिए। ये वाशी के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने, मीडिया वाले भी वहां पर थे, उनके सामने हमें यह कहा गया कि आपको अगर मुंबई जाना है तो आप तिरंगा निकालिए, अपनी गाड़ी में रखिए और आप आगे जा सकते हैं। मैंने तिरंगा निकाला, गाड़ी से खुद नीचे उतरा और मैंने कहा कि गाड़ी तू रख, मैं पैदल जाऊंगा लेकिन तिरंगे को नहीं छोड़ूंगा। और जब मेरे पीछे मेरे नौजवानों ने अपने अपने हाथ में तिरंगा लेकर हम रोड पे चलने लगे, तब पुलिस वालों को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। फिर बोले जाओ, आ गए मुंबई। बस यही हमारा था कि ये रुकावटें क्यों और किस वजह से की जा रही है। इलेक्शन आएगा, जब भी आएगा, जिस किसी को जिस जमात के अंदर जाना है, जिसका झंडा पकड़ना है, किसका मफलर पहनना है, यह आपका इख्तियार है। लेकिन एक मर्तबा हम सबको मुसलमान बनकर सड़कों पर उतरने की जरूरत रहेगी मेरे भाइयों। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, लोग कहेंगे कि क्या होगा 5% रिजर्वेशन से। क्या नहीं होगा। 93,000 एकड़ जमीन अगर वक्फ की अगर हम मुसलमानों को वापस मिल जाती है तो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, कांग्रेस के नेता
मैं आपको ये जबान देकर जाना चाहता हूं कि तुम वो 93,000 एकड़ वक्फ की जमीन हमको लौटाओ जो हर साल मुसलमानों को 300-400 करोड़ रुपए का माइनॉरिटी बजट देते हैं। वो बजट नहीं देना, 300 करोड़ तो खैरात में हम तुम्हें दे डालेंगे। वो जमीनें हमारा हक है और इसके लिए एक मूवमेंट चलाने की जरूरत है। आज छोटी सी एक झांकी दिखाए, थोड़े परेशान हो गए। फयाज भाई, महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन आने वाला है। अब एक धरना जो है, जब इनका अधिवेशन रहेगा, जब ये अंदर बैठेंगे तो इनकी बजाने के लिए हम लोग बाहर खड़े रहेंगे। बहुत डरते हैं ये जब अंदर बैठते हैं और उनको पता चलता है कि आ गए ये टोपी वाले, दाढ़ी वाले, ये कौम निकल कर आ गई है, अपनी वाट लगने वाली है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये लोगों ने आप लोगों के साथ कैसा खिलवाड़ किया है। अगर मैं अपनी जबानी अगर कहूंगा तो शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा। अगर मैं कहूंगा कि आप लोगों को कैसा बेवकूफ बनाया गया था, मैं अपनी जबानी कहूंगा कि किस नेता ने, चाहे वो नवाब मलिक साहब हो, आरिफ नसीम खान साहब हो, अबू आसिम साहब हो, सिर्फ असद भाई ने इजाजत देना, अगला इलेक्शन तो इम्तियाज जलील उनके खिलाफ मुंबई में आके तुम्हारे घर के अंदर लड़के जाएगा और निकाल के जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी वजह से वहां गए और बोले कौन अवैसी, पप्पा, भूल गए। लेकिन मैं यहां जाने से पहले सरकार को यह बताना चाहता हूं कि ये मुद्दे, देखिए इस मुल्क के अंदर मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर सबसे बड़ी मेजॉरिटी है। अगर ये मुल्क को तरक्की करना है तो मुसलमानों को पीछे छोड़कर ये मुल्क कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता है। अगर हमको इस मुल्क को आगे बढ़ाना है तो हमारे इन मुसलमान भाइयों की तरक्की के बारे में भी सोचना पड़ेगा और ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार में जो बैठे लोग हैं उनके जो करतूते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सरकार हमसे कितनी डरती है इसका अंदाजा मुझे कल रात में हुआ कि कल रात में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और रात में 12 बजे वो नोटिफिकेशन मुझे भेजा गया। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कितना डरती है। क्या लिखे है मालूम नोटिफिकेशन में? बोले मुंबई में ओमिक्रॉन है, तो इसीलिए ओमिक्रॉन की वजह से 11 तारीख यानी कि आज और 12 तारीख, ये 2 दिन कोई भी धरना, कोई भी सभा, कोई भी सम्मेलन नहीं होगा 2 दिन के लिए। यानी कि 11 और 12 जब हम यहां पर है तो ओमिक्रॉन, हम जाते ही सब शुरू। अगर आप बोले होते असद भाई इजाजत दिए 13 तारीख के दिन फिर आ जाएंगे गाड़ियां लेके यहां पे, फिर तो रोक नहीं सकते हैं हमारे को। तो ये देखिए कैसी बौखलाहट है कि हमको रोकने के लिए एक ऐसा नोटिफिकेशन रात में 12 बजे निकाला गया कि ये 2 दिन के लिए है, तो हम कोई भी सभा को इजाजत नहीं दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम यहां पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोगों का, तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इससे पहले कि मैं
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आपके सामने पेश करूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर नजर डालें और देखें। लगाओ रे, इनकी धुलाई करो जरा, लगाओ। देखिए गौर से, जो देख नहीं सकते हैं मैं आपको उसके सीडी बनाकर देने वाला हूं। हर इलाके के अंदर स्क्रीन लगाना और खूब चलाना, देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलमानों का इस्तेहसाल किया, खुसूसन रियासत महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में सत्ता की मलाई खाने के लिए बेताब कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी के मुस्लिम पिट्ठुओं का और नाम निहाद सेक्युलर नेताओं की बीजेपी और मुसलमानों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। रिजर्वेशन दिलाने के बहाने खूब आवाज उठाई और महाराष्ट्र के मुसलमानों खूब सुनहरे ख्वाब दिखाए। ये देखिए, साबिक वजीर आरिफ नसीम खान और अबू आसिम आजमी समेत कांग्रेस लीडरान क्या है। मराठा और मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर ये सरकार हमको ये आरक्षण नहीं देती है तो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुस्लिम है, हम आने वाले अधिवेशन का बहुत कुछ करने नहीं देंगे। और हमारी मांग सभी मिल करके, जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी और हमारे जितने लीडर हैं वो इसकी मांग करेंगे। और ये मराठा के साथ में जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुसलमान है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। 2014 में कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम समाज को पिछड़े पद की बुनियाद पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। इसको लागू भी कर दिया गया था, चालू भी हो गया था। लेकिन सरकार ने अध्यादेश को जानबूझकर लेफ्ट होने दिया और उस दिया हुआ आरक्षण को रोक रखा है। हमारी ये मांग है कि मराठा आरक्षण के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण को भी ताबड़तोड़ सरकार ने लागू करना चाहिए। उन लोग जो रिकमेंड कर रहे हैं कि 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसलिए सरकार ने 5% दिया। हाईकोर्ट ने इसमें मोहर लगा दिया। तो हाईकोर्ट ने जब मोहर लगाया तो किस बेस पर लगाया? ये कोई धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर समाज के वो लोग जिनके पास जो पिछड़ेपन के लोग हैं, जिनको हक नहीं मिल रहा है, उस आधार पर ये माना गया है। और बहुत सारे स्टेट में इसी आधार पर रिजर्वेशन मिला हुआ है। टीवी चैनल्स में बहस के दौरान शिवसेना और कांग्रेस के साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील मुसलमानों की एनुअल इनकम इतनी है, फैमिली इनकम इतनी है, झोपड़पट्टियों में कितने रहते हैं, कच्चे घरों में कितने रहते हैं, ये डेटा के बेसिस के ऊपर तो मुसलमानों को नहीं देने की वजह क्या है? Very strong logic in giving 5% reservation to the certain Muslim community. The current community can add a few subtract. कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट हुसैन दलवाई प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम रिजर्वेशन का सवाल मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पे शिक्षा में पिछड़ा है, उसकी हालत बहुत गंभीर है। तो अगर महाराष्ट्र सरकार चाहे तो उनको आरक्षण दे सके। अभी जो डिसीजन लिया गया इसमें 5% मुसलमानों को आरक्षण देने के बारे में जिसमें सरकार ने कांग्रेस सरकार ने डिसीजन लिया था, क्यों नहीं सरकार हमेशा मुसलमानों के ऊपर नाइंसाफी क्यों करती है और उनको टारगेट क्यों करती है? सारे जो लीडर है हमारे एमपी है, सब लोगों ने ये सवाल उठाने दिए और कांग्रेस पार्टी से हम असेंबली में कांग्रेस और एनसीपी ने मुस्लिम रिजर्वेशन का सवाल 5% आरक्षण मुस्लिम समाज को लोकशाही आघाड़ी सरकार ने 16% आरक्षण महाराजा समाज को, खास करके जो मुसलमानों को 10% एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विस में होना चाहिए। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि 14 तारीख को ये सेशन खत्म होने से पहले ये निर्णय लेके 10% जो माइनॉरिटी मुसलमानों को आरक्षण मात्र सरकार नाही, शिक्षणामध्ये आरक्षण मुस्लिम समाजाच्या मुलांना दिलं आणि अध्यक्ष महोदय मान्य उत्तर तो मान्य केलं।
कई मर्द आलोचन में स्पीड में सरकार का कार्रवाई करते थे कि मोर्चे वाले या कोई काम से स्थापन कांग्रेस के साबिक रियासती सदर माणिकराव ठाकरे रिजर्वेशन की हिमायत करते हुए टीवी चैनल पर आरक्षण समाजानंतर त्यांना मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही जागोजागी निदर्शन करू आंदोलन करू आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे या दृष्टिकोनातून या सभेत या चर्चेमध्ये साबिक वजीर आरिफ नसीम खान असेंबली में मराठा और मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा भाषण आम्ही मुस्लिम समाजाचे कुठल्याही मागासलेल्या समाजाला आरक्षण द्यायला समर्थन करणार नाही आणि संपूर्ण देशामध्ये आम्ही आरक्षण देणार नाही तर या शासनाची काय मनस्थिती आहे एनसीपी के वजीर मुंडे मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा ये भी है ना भाई या आरक्षणामुळे मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाह भाजपचं सरकार रियासती वजीर नवाज मलिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजर्वेशन की बात की और जल्दी से जल्दी करने की बात की थी। मराठा आणि मुस्लिमांना आरक्षण देण्याबाबत घोषणापत्रामध्ये जाहीर करण्यात आलं होतं आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्याची अंमलबजावणीसाठी विकृती करत आहे। मला आशा आहे की या राज्याने मराठा समाजाला मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी लवकरच होईल, पण हा निर्णय घेत असताना या राज्यातले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, ओबीसी यांचे आरक्षणाला धक्का बसणार नाही आणि ही आरक्षण राजकीय राहणार नाही। नुसता शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी जे आरक्षण देण्यात येईल कारण हे दोन्ही समाज पण इतर समाजाचा मागासलेला आहे आणि त्या धर्तीवर या दोघं समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय होणं लवकर अपेक्षित आहे। रियासती वजीर जितेंद्र आह्वान ने भी मराठा समाज के साथ साथ मुस्लिम रिजर्वेशन की बात अपने हक और अधिकार के लिए मराठा अपनी जो ताकत दिखाई है उसका अनुकरण करके मुसलमानों ने अपने हक और अधिकार के लिए 7 तारीख को 2 बजे मोर्चा में शामिल होना। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, जहाँ जहाँ शोषण होता है, जहाँ जहाँ समाज छिड़ा हुआ होता है, उनको ताकत दिखा के सरकार से कुछ लेना पड़ता है। हमारा तो हक और अधिकार है, कोर्ट ने हमें 5% का रिजर्वेशन दिया था, सरकार ने छीन दिया। हमारे दस्तरखान पर हाथ लगाने की हिम्मत इस सरकार ने दिखाई है कि हम अपनी ताकत उनको नहीं। अगर मराठा 20 लाख में हो सकता है, अगर ओबीसी 15 लाख में हो सकता है, तो क्या मुमरा में हम एक नहीं है? लेकिन आज जब महाराष्ट्र लोकसभा में मसला हो चुके हैं तो वो मुसलमानों से किए गए महसूल के वादे को भूल गए हैं। उन्हें याद दिलाना बेहद जरूरी है और मजलिस यही काम करती है।
सिवाय नहीं जैसा वादा शिकन खाना जो वादा किया था वादा निभाना है। ये अभी इससे उनको इसका विक्रम का वायर लाके दिया 100 लाख। अब इसके बाद मैं आपके सामने डॉक्टर खालिद परवेज साहब को दावत देता हूं कि वो आए और चंद मिनटों में अपनी बात करके जगह ले। डॉक्टर खालिद परवेज साहब हमारे मालेगांव के सदर हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे हम सब के यहाँ पर हम सबों की दिलों की धड़कन हमारे कौमी सदर डायरेक्टर अहमदुद्दीन साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान आज हम लोग यहाँ जो जमा हुए, जिस मकसद से जमा हुए, इसकी तैयारी गालिबन हम 1 महीने से कर रहे थे कि हमें नौकरियों में, तालीम में 5% रिजर्वेशन मिले और ये एक हमारा ऐसा हक, ऐसा मुतालबा है जो कि मुस्तकबिल में हमारी कामयाबी की, हमारी फलाह और बहबूद का ज़ामिन बन सकता है। आज जितनी भी कमीशन, जितने भी रिपोर्ट्स मुसलमानों की पसमानदगी के ताल्लुक से किए गए, हर रिपोर्ट्स में मुसलमानों के मयार को बुलंद करने के लिए उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस तरीके की बात सामने आई। हर सियासी जमात जो अपने आप को सेक्युलर कहती है और मुसलमानों का हमनवा कहती है, अभी हमने ये विजुअल्स में सुना कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अपने आप को मुसलमानों का हमनवा कहती है, ये 5% रिजर्वेशन महाराष्ट्र के मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। जब ये जो आज की हुकूमतों में बैठे हुए खुद साख्ता सेक्युलर पार्टियां ये अपोजिशन में थी तो बड़े तमतराक तरीके से कहती थी कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन जब ये खुद हुकूमत में आए, जब ये खुद इख्तिदार में आए, तो उनका ये मुतालबा ये भूल गए। आज हम इस मुतालबे को लेकर जब बंबई आने की कोशिश कर रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों की पसमानदगी दूर हो, इसलिए उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो हो सकता है वो खुद दे तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये मुतालबा लेकर अगर मुंबई आ रहे हैं तो हमें आसानी से आने दिया जाएगा। लेकिन आज सुबह 7 बजे से हम लोगों को आदि मुजरिमों की तरह हमारे साथ सुलूक किया गया है। सुबह 7 बजे से हमें हमारे घरों से उठा लिया गया, हमें डिटेन कर लिया गया। हम निकलने की कोशिश, अगर यहां पर आने की कोशिश कर रहे थे, हमारे साथ पुलिस का इतना ऐसा रवैया था जैसे हम कोई मुजरिम है। हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, हमारे साथ नाज़ेबा कलमात अदा किए गए। जब हमने ये कहा कि हम तिरंगे के साथ, जो तिरंगा इस मुल्क की आन बान शान है, जो इस आइन के तहफ्फुज़ का ज़ामिन है, हम उसके साथ हमारे जायज मुतालबात लेकर जाना चाह रहे हैं,
हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, हम कोई चोरी और डकैती करने नहीं जा रहे हैं। आप हमें जाने दिया जाए तो हमें मुजरिमों की तरह ठूस कर गाड़ी में पुलिस वैन में भरकर हमें पुलिस स्टेशन ले जाया गया और मुझे 5:30 बजे तक डिटेन किया गया। हमारे साथ हमारे एमएलए फारूक शाह साहब को भी सड़क पर बैठना पड़ा, उन्हें भी डिटेन किया गया। 5 बजे मुझे छोड़ा गया जब उन्हें यह यकीन हो गया कि हम मालेगांव से ये काफिला इस एहतजाजी रैली में नहीं लेकर पहुंचेंगे। जब उन्हें पूरा मुकम्मल यकीन हो गया इस बात का कि अब मालेगांव से वो बेदार नौजवान जो अपने हक की लड़ाई के लिए बॉम्बे जाना चाहता है, जो ये समझता है कि आज उनके लिए रिजर्वेशन कितना जरूरी है, जो ये समझता है कि जो वक्फ की जो अर्जियात है, जो जमीन है, उसका तहफ्फुज कितना जरूरी है, वो मुसलमान अब अपने हक के लिए बॉम्बे नहीं पहुंच सकता। तो 5 बजे हमें छोड़ा गया। हमारे कायद ने हमें सिखाया, अगर आप में या जिस वक्त जुनून नहीं आएगा तब तक आपका हक नहीं मिल सकता। और हम यहाँ पर 8:45 बजे, 4.25 घंटे में हम यहाँ पर हमारा काफिला लेकर पहुंचे हमारे हक की लड़ाई के लिए। दोस्तों, आज ये वक्त बेदार होने का है, जागरूक होने का है। आज हमारे रहनुमा हमारे बीच में आकर हमारे हुकूक की लड़ाई और हमारे हुकूक हमारे लिए किस तरह जरूरी है, किस कदर जरूरी है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत जरूरी है कि हम हमारी क़यादतों पर एतमाद करें और उनके जो मकसद है, उनकी जो चाहत है, उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी जो नियत है, उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो 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 हाथ ही लगा स्पीकर पे यार, ये बंद हुआ ना। हेलो हेलो ऐलान करो। हेलो हेलो माइक से हेलो हेलो हेलो। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अभी वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और हमारे पास वक्त कम है। अब हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आपको जिस शख्सियत को सुनना है उन शख्सियत को हम दावत देने जा रहे हैं इस शेर के साथ। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, रुकने पार्लिमान वो सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब,
वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब फैयाज खान साहब, सदर मुंबई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब फिरोज लाला साहब, एडवोकेट निजाम बाऊ साहब, सैयद मोइन साहब, डॉक्टर खालिद साहब, मुंबई के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिका रुकन असम्बली मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, मुंबई के हमारे मजलिस के दोनों अराकीन बल्दिया, मुंबई के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महिलाओं की सदर, तमाम महाराष्ट्र से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, सुदूर मोतमदीन अराकीन, मुहिबान मजलिस, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज के इस मुस्लिम रिजर्वेशन के सिलसिले में मुनक़्क़द इस जलसे में शिरकत की। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे तमाम मजलिस के रुफ़क़ाओं का, साथियों का, जिन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने से आज सुबह बाद नमाज फजर के बाद अपने इस सफर का आगाज किया और बड़ी मुश्किलात का सामना किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ वो आज यहां मुंबई को पहुंचे। मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का कि पिछले 4 दिन से वो मुंबई में क़याम करके इस जलसे की तैयारी के सिलसिले में बड़ी मेहनत की। मैं मुबारकबाद देता हूं मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब को और हमारे धुलिया के मजलिस के रुकन असम्बली जनाब फारूक शाह साहब को कि इन सब ने मेहनत की आज के जलसे को कामयाब करने के लिए। और मैं अपने तमाम मजलिस के रुफ़क़ाओं से ये बात बताना शुरुआत में जरूरी समझता हूं कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जो हम उसको हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर हमारा टीम वर्क जारी रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम महाराष्ट्र के कोने कोने तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाबी के परचम लहराएंगे। अगर हम मिलकर काम करेंगे, टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो कामयाबियां हमारे कदम को चूमेगी। अगर हम अपनी इनफरादियत को फरोग देंगे, अगर हम अपनी इनफरादी मकबूलियत को जमात की मजबूती पर तरजीह देंगे तो फिर हो सकता है कि इनफरादी तौर पर मकबूलियत मिल जाए मगर जमात को कामयाबी हासिल नहीं होगी। जमात को कामयाबी इज्तिमाइयत से हासिल होती है। जो लोग इनफरादियत पर कामयाबियां हासिल करते हैं वो कामयाबी ज्यादा दिन तक नहीं चलती, वो कामयाबी जल्द से जल्द खत्म हो जाती है। मगर जिस काम और जिस तंजीम में इज्तिमाइयत से काम होता है वो सुबह क़यामत तक कायम रहेगी, उसमें लोग जुड़ते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो टीम वर्क और जो इज्तिमाइयत का सबूत दिया, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मैं हमारे शोलापुर के हमारे नौजवान भाई फारूक शाब्दी का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं और जिन जिम्मेदारों का मैंने जिक्र नहीं किया इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं है, बल्कि जिनका नाम नहीं लिया गया है मैं उनको अपनी आंखों पर रखता हूं और जिनका नाम लिया गया है उनका इम्तिहान अब शुरू होगा। तो जिन जिन का नाम लिया गया है उन सब का इम्तिहान अब शुरू होगा
और अगर वो इज्तिमाइयत और टीम वर्क के साथ करेंगे तो यकीनन इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पर हमारे साबिर आलम साहब, नदीम शेख और नसरुल्लाह गाजी का भी, जो मुंबई के जमात के स्पोक्स पर्सन हैं, इन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने मिलकर मेहनत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुस्लिम रिजर्वेशन के उन्वान से आज का इस जलसा मुनक्कद किया गया है। मुझे अफसोस है इस बात का, जिसका जिक्र अभी हमारे साथी रुकने पार्लियामान ने किया, कि तिरंगा रैली निकाली गई तो आखिर ये क्या तकलीफ हो गई शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार को कि जगह जगह पर मजलिस के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। अफसोस तो इस बात का है कि शिवसेना जो राष्ट्रवाद दिन में 24 घंटे में 2000 बार उनके लोग पुकारते हैं, कभी ये क्यों भूल गए कि तिरंगा ही तो हमारा राष्ट्रवाद की निशानी है, तिरंगा ही तो हमारी नेशनलिज्म की पहचान है। क्यों तिरंगे से इतनी नफरत है आपको? मजलिस से हो सकती है, मुसलमानों से हो सकती है, जो नहीं होना चाहिए, जो भारत के बाइज्जत शहरी है, मगर हमसे नफरत इतनी बढ़ चुकी कि जब एक मुसलमान और दलित तिरंगा उठा रहा है तो तिरंगा निकालो। मैं ये बताना चाह रहा हूं उन लोगों को कि तिरंगा भारत की पहचान भी है, हमारी मोहब्बत की निशानी भी है और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की एक मिसाल भी है। और जिन लोगों ने भारत की जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया, वही लोग तिरंगे की मुखालिफत करते हैं। जिन्होंने भारत की आजादी में हिस्सा नहीं लिया और जिन्होंने अपने चेलों से कहा था मगर मुल्क की तारीख गवाह है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का अगर नारा किसी ने मुंबई में दिया तो मुसलमान था। तिरंगा बनाने वाले में भी कौन कौन थे, बड़ी लंबी तफसील है, मगर अफसोस है कि ये सरकार तिरंगे के भी खिलाफ हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहा गया कि मंजलिस का जलसा जब होगा तो 144 लगा दिए। मैं हमारे उद्धव ठाकरे से ये पूछना चाहता हूं, जो अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाएंगे और उनका ऑपरेशन जो हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि उनको सेहत हो जाएगी। मगर हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, उनकी सरकार से पूछना चाहते हैं कि दिसंबर के इस महीने में कांग्रेस के साबिका प्रेसिडेंट जो अमेठी से हार गए और केरल से जाकर कामयाब हुए, वो मुंबई को आ रहे हैं, तो क्या जब भी 144 लगेगा या फिर उनका इस्तकबाल फूलों से किया जाएगा? जब 144 लगाएंगे आप, जब कांग्रेस के वो मौसूफ आएंगे, महाशय आएंगे मुंबई को, जब ओ माइक्रॉन की बात नहीं होगी, जब सत्ता की बात होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे अहम बात जो आप और हमने सुना, महाराष्ट्र की जनता ने सुना कि मुस्लिम आरक्षण के नाम पर कैसे कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के बड़े बड़े लीडर्स ने जो बयानात दिए थे कि महाराष्ट्र के मुसलमानों में वो जो 55 कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुंब्रा का एमएलए जो मजलिस के हर जिम्मेदार के पीछे रहता है, उसने कहा कि हमारे दस्तरखान से खाना उठा लिए। तो ये महाराष्ट्र का मासूम मुसलमान इतना खुश हो गया कि इसने कहा कि हमारे दस्तरखान का खाना उठा लिए, ये हमको खाना लौटाने की बात कर रहा है। तो हमने खाने को भूल गए, भूखा रहकर उसको वोट डाला। हमने भूखा रहकर उसको वोट डाला।
मगर जब इख्तिदार मिल गया तो दस्तरखान पर आप नजर नहीं आते दूर दूर तक। मुसलमान उस दस्तरखान पर नजर नहीं आता जिस पर बोटियां हैं, बड़े बड़े खाने हैं और उस टेबल पर 3 ही लोग बैठकर दबा दबा कर खा रहे हैं, जिसका नाम उद्धव ठाकरे भी है, जिसका नाम शरद पवार साहिब भी है, और कांग्रेस के कौन है कौन कहने नहीं मालूम। जो भी है, आप कहां हैं बताइए? आप तो बावर्ची खाने के पास भी नहीं है, आप तो बटलर भी नहीं है। आपका काम यह है कि इनको खाना पकाने के लिए हर चीज मुहैया करो, और जब खाना पक जाएगा तो ये तीनों बैठकर खा लेंगे, और हम ललचाई नजरों के साथ अपने बच्चों को भूखा रखकर अपने घर में चिराग नहीं जलाकर इन जालिमों को हमने इख्तिदार दिया। क्यों दिया? कि इन्होंने कहा था कि मंजलिस को वोट मत दो, मंजलिस वोट काटेगी। आपने उन पर भरोसा किया। अब देखो दस्तरखान पर कौन बैठकर दबा दबा कर खा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये महाराष्ट्र के मुसलमानों को सोचना है कि आपने वोट दिया था राष्ट्रवादी कांग्रेस को, और कांग्रेस को जब यही चुनाव असेंबली के थे तो मैं यहां पर जलसा करने के लिए आता था मुंबई के मुख्तलिफ मुकामात पर, तो मुझे बड़े बड़े लोग SMS करते, मैसेज भिजाते, व्हाट्सएप करते कि ओवैसी मत आओ, तुम्हारे आने से और डिवाइड हो जाएगा, हम बीजेपी शिवसेना को रोकेंगे। मैं पुकारता रहा और कहता रहा कि देखो बीजेपी शिवसेना को तुम नहीं रोकोगे, ये इख्तिदार में आएंगे, यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी आपको धोखा देंगे। मगर मुसलमान मासूम है, दस्तरखान पर बैठने के लिए तड़प रहा था, मगर मालूम क्या हुआ, वोट तो मिल गया मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी जाकर शिवसेना से हाथ मिला लिए। रिजर्वेशन कहां गया बताइए आप? मंजलिस को वोट नहीं दिया गया। मैं इकरार करता हूं आपके फैसले का, उसकी इज्जत भी करता हूं। जमहूरियत में आपको इख्तियार है कि आप किसी को भी वोट दें, मगर सवाल ये पैदा होता है कि कब तक आप धोखा खाएंगे, कब तक मुसलमान धोखा खाएगा इन हमदर्दी की बातों को सुन सुनकर। मैं तो ये समझ रहा था कि मुंबई की सड़कों पर शहादत बाबरी मस्जिद के बाद जो खून की होली खेली गई तो आपकी आंख खोल देंगे। मैं तो ये समझ रहा था कि एक सियासी शऊर बेदार हो जाएगा और उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जाएगा जिन्होंने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को टाडा लगाकर जेलों में सड़ा सड़ा कर उनकी नौजवानी को बर्बाद कर दिया। मगर आप भूल गए। फिर चुनाव पे चुनाव आया, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। अरे बताओ भारत के मुसलमानों, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला, सेकुलरिज्म से सिर्फ नारे मिले, सेकुलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली। क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। कौन सा सेकुलरिज्म? मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मुसलमानों, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को दुत्कारो। आपको एक सियासी ताकत बनना है, आपको एक सियासी कुव्वत बनना है। रिजर्वेशन तो तभी हासिल होगा। रिजर्वेशन हम क्यों कह रहे हैं? रिजर्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 15 और 16 के तहत जो फंडामेंटल राइट में आता है, जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आता है, उसमें ये गुंजाइश है कि वो कौम, वो कास्ट जो सोशली, समाजी और एजुकेशनली, तालीमी तौर पर, समाजी, इक्तिसादी और तालीमी तौर पर पीछे, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम किसी और को रिजर्वेशन दो, हम उसके खिलाफ नहीं है, दो आप। मगर तरफ तमाशा ये
नाइंसाफी की हद यह है कि हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सकता, दिया जाना चाहिए। वो बैकवर्ड है सोशली, एजुकेशनली। उसके बावजूद भी ये 3-in-1 की सरकार, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस भूल गए और मराठा रिजर्वेशन की बात करते हैं। अब आपके सामने ये बताना जरूरी समझता हूं कि आप यहां से एक पैगाम लेकर जाएं। असदुद्दीन ओवैसी कोई अपने दिमाग से कोई आदादो शुमार या फैक्ट्स एंड फिगर्स बनाकर ये बात नहीं कह रहा है। क्या आपको मालूम महाराष्ट्र के मुसलमानों जिन्होंने सेकुलरिज्म के बात पर राष्ट्रवादी और कांग्रेस को वोट दिया, कितने महाराष्ट्र में मुसलमानों के ग्रेजुएट होते हैं? आज के इस जलसे में कितने मुस्लिम ग्रेजुएट हैं? हाथ उठाओ। तीस भी नहीं है। इतना बड़ा जलसा और 30 ग्रेजुएट नहीं है। आप सोचो फिर। गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि महाराष्ट्र में ग्रेजुएट मुसलमान खाली 4.9, खाली 4.9 है। हिंदू भाई कितने? 8.9, क्रिश्चियन 22%, ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में 8.7 है, जिसमें आप खाली 4.9 है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप देखिए हमारी बर्बादी का डेटा ये कहता है कि कितने मुसलमान ड्रॉप आउट होते हैं, कितने मुसलमान ड्रॉप आउट होते हैं। आपको मालूम महाराष्ट्र में प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 22% मुसलमान बच्चे और बच्चियां 22% एडमिशन लेते हैं। यहां पर हमारी मां और बहनें बैठे हैं, यहां पर साहब औलाद लोग बैठे हैं। क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़े? क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि मुसलमान बच्चियां स्कूल में पढ़े? सिर्फ 22% पढ़ते हैं और जब मिडिल स्कूल को आते हैं तो गिरकर वो 13% हो जाता है। प्राइमरी में 22, मिडिल में 13 और मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी में आते आते 12% होता है। हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट में 7.1% और ग्रेजुएट 4.9, यानी 22 से शुरू होकर ग्रेजुएट होने तक खाली 4% पे आ जाते मुसलमान। आप रिजर्वेशन नहीं देंगे? क्यों नहीं पढ़ रहे? मुसलमान पढ़ना चाहता है। ये संघ परिवार के जालिम लोग झूठे जो कहते हैं कि मुसलमान पढ़ना नहीं चाहता। मुसलमान पढ़ना चाहता है। क्यों नहीं पढ़ पाता? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है अपने बच्चों का पढ़ाने के लिए। तुम रिजर्वेशन दो उसको, देखो हमारे बच्चे और बच्चियां आसमानों तक, ऊंचाई तक जाएंगे। मगर आप नहीं करना चाहते। ये तमाम के तमाम लोग, ये तमाम सियासी पार्टियां जिनको तुम आदमी अपने दिल में सोचते हो कि मंजलिस है, मगर ये कैसा करेंगे? अरे अब तो खोलो अपने दिमागों को, सुनो मेरी बात को, निकालो अपने दिमाग से इन जालों को। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चियां, तुम्हारी औलाद पढ़े? 22% प्राइमरी में एडमिशन और ग्रेजुएट से 4.9। कब तक सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो? एजुकेशन की बात करो, इंसाफ की बात करो, राइट की बात करो, हिस्सेदारी की बात करो, तब ये लड़ाई कामयाब होगी। नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब हूं। नौजवानों, तुम्हारा मुस्तकबिल है कल। आज जो 30, 20, 19, 20 साल के बच्चे हैं, कल तुम्हारी शादी होगी इंशाअल्लाह। करेंगे ना? बैचलर नहीं रहना। जितने हैं सब परेशान कर रहे पूरे मुल्क को, समझे ना? घर में जरूरी है, घर में रहे तो मर्द का दिमाग भी हल्का रहता। यहाँ पूरे बैचलर कुछ नहीं, मगर क्या कहेंगे? नहीं, तुम पढ़ाई की बात मत करो, ओवैसी को कैसे हराया जाए। तुम पढ़ाई की बात मत करो, इम्तियाज जलील को दोबारा एमपी ना बनने दिया जाए। तुम पढ़ाई की बात मत करो, फारूक शाह दोबारा दुलिया से मिले ना बने। तुम सेकुलरिज्म की बात करो।
और सेकुलरिज्म एक ऐसा लफ्ज है जो मुसलमानों को जितना धोखा इस लफ्ज ने दिया किसी ने नहीं दिया। हर अखबार में अब आप यूपी का चुनाव आ रहा है, अब मैं कल जा रहा हूं कानपुर को, तो जैसे मैं अब शुरू हो गया वहां पर वैसी आ रहा है सेकुलरिज्म कमजोर होगा। अरे क्या सेकुलरिज्म का ठेका तुमने लेके रखा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देखिए, आपकी बर्बादी की दास्तान आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर हमारी बहनें प्राइमरी स्कूल में 23% मुस्लिम बच्चियां प्राइमरी में, मिडिल स्कूल में आने तक 12%, मैट्रिकुलेशन 11%, हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 6%, गिरते जा रहा है, मगर कोई रिजर्वेशन की बात नहीं करेगा। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी एक और बात आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा डेटा नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, महाराष्ट्र की सरकार का डेटा है। आपको मालूम महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों के पास जमीन नहीं है, जो लैंडलेस अंग्रेजी में कहते हैं। 83% मुस्लिम्स के पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है। कितने मराठाओं के पास जमीन नहीं है? 8% और 83%। बताओ आप, ये कौन सा इंसाफ है? क्या शरद पवार का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? क्या उद्धव ठाकरे का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? क्या कांग्रेस का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? अरे इंसाफ कमजोर से होना चाहिए, मजबूत से नहीं। इंसाफ जो जमीन पर गिरा है उसको उठाने की बात होनी चाहिए, जो आसमानों पर उसको और ऊंचा कहां ले जाएंगे तुम? मगर नहीं बात करेंगे ये। आपको मालूम कितने मुसलमानों के पास 2.5 एकड़ जमीन है पूरे महाराष्ट्र में? 10%। कितने मराठाओं के पास 10% जमीन है? 62.74%। कितने मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है? 4%। कितने मराठाओं के पास 5 एकड़ जमीन है? 19%। कितने मराठाओं के पास 10 एकड़ जमीन है? 6%। मुसलमानों के पास 1.20%। कितने मराठाओं के पास 10 एकड़ से आगे जमीन है? 2.70 मराठाओं के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है, और मुसलमानों के पास 0.20 यानी 1% भी नहीं है। अब आपकी आमदनी कितनी है ये सुन लो, आप सुन के जाओ और दिमाग में रख लो मेरी इस बात को। कितने मुसलमान सालाना 25,200 रुपये कमाते? ईयरली, मंथली नहीं, सिर्फ 20%। अब आप सोच लो, साल में 12 महीने 25,200 रुपये सालाना मुसलमान 20% कमाते हैं। 25,200 से 50,400 सालाना एनुअल 41% मुस्लिम कमाते हैं। 50,000 से 72,000 सालाना आमदनी मुसलमानों की 20%। 72,000 से 36,000 ईयरली आमदनी, इनकम 17.10 मुसलमानों की, और 3,60,000 के ऊपर जो सालाना कमाते हैं उन मुसलमानों की 0.70%। अब आप आओ मराठाओं के बारे में, इनकी आमदनी का जिक्र भी आपके सामने कर देता हूं। और ये मीडिया वाले बैठे हैं, यकीनन इनको तकलीफ हो रही होगी दिल से कि ये क्या बात कर रहा है। मैं अंदर की बात कर रहा हूं जो अब तक आपने बाहर नहीं लाई थी। मैं आपने अंदर की बात नहीं लाई, मैं कर रहा। आप सुनिए, मराठाओं में 24,000 जो सालाना आमदनी है वो 22%। मुसलमान में 25,000 जिसकी सालाना आमदनी है वो 20%। मराठाओं में 24,000 से 50,000 ईयरली इनकम कितनी लोगों की? 22%। 50,000 से 1 लाख 19%, और हमारे पास 50,000 से 72,000 ओनली 20%। 1 लाख से 4 लाख 8% मराठाओं की आमदनी है, या 72,000 से
3,60,000 ओनली 17%। मेरे भाई अब आप बताइए, अच्छा फिर अब आप आ जाइए कि जो सोर्स ऑफ बोरोइंग है, मराठाओं को बैंक से 40% लोन मिलता है, मुसलमानों को बैंक और कोऑपरेटिव मिलाकर 5.8, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मराठाओं को 39% मिलता है, मुसलमानों को क्रेडिट सोसाइटी से 2.6, ये प्राइवेट मनी लेंडर से मराठाओं को 14%, मुसलमानों को 4%, रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा मुसलमानों को लोन मिलता है 17%, प्राइवेट बैंक से मराठाओं को 2.14% मिलता है और मुसलमानों को प्राइवेट बैंक से कुछ नहीं मिलता, डेटा ही नहीं। अब आप आ जाइए कि आईएएस ऑफिसर कितने मराठाओं के, 15.52%, मुसलमानों के कितने हैं? कितने आईएएस ऑफिसर है महाराष्ट्र में मुसलमानों? कितने? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। आईपीएस ऑफिसर 28% मराठा है, कितने मुसलमान है? 1.97%। और वो जो 1.97% है वही मंजलिस को बोलते हैं बी टीम है, इन्हें ऐसा करता, इन्हें वोट काटता। अरे तुम किसको खुश कर रहे? तुम किसको खुश कर रहे? जिन्होंने बर्बाद कर दिया हमको, तुम उनकी तारीफ में लगे हो। और आईएफएस ऑफिसर 18% मराठा है। मंत्रालय में कितने मराठा हैं? 16.17%। मुसलमान कितने हैं? 0। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुसलमानों की बर्बादी की दास्तान आपके सामने रख रहा हूं। अब कोई कहेगा तुम घर की बात नहीं किए, तो कच्चे घरों में सबसे ज्यादा रहने वाले मुसलमान 67%, सेमी पक्का घरों में रहने वाले मुसलमान, और रेंटेड घरों में रहने वाले कौन? मुसलमान। एक कमरे में अगर 4 लोग रहते हैं तो सबसे ज्यादा कौन है? मुसलमान। एक कमरे में, 2 कमरे में 48% मराठा रहते हैं, मुसलमान का डेटा नहीं है। 3 कमरे में मुसलमान का डेटा नहीं है, 5 से ज्यादा कमरे में मुसलमान का डेटा नहीं है। अच्छा, टॉयलेट फैसिलिटी, बैतुल खला 35% मुसलमान के पास, मराठाओं के पास 76%। आप बताइए ये क्या हो रहा है? फिर इसकी बात ना कोई एनसीपी करेगी, ना राष्ट्रवादी करेगी, ना कांग्रेस करेगी। क्यों नहीं करेंगे? जब पार्लियामेंट में बिल लाया गया कि रिजर्वेशन का इख्तियार रियासत की बीसी कमीशन को मिले, सब महाराष्ट्र के जितने एमपीज थे सब मराठा रिजर्वेशन की बात करे। अगर किसी ने उठकर मुस्लिम आरक्षण की बात की तो उस जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। हमने उठाया इसको और सब लोग देख रहे थे, शिवसेना के लोग, राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग देख रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी बर्बादी की दास्तान है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखा हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको इस लड़ाई को जारी रखना है। ये जिन लोगों को आपने सुना, ये तमाम के तमाम सिर्फ धोखा देते आए हैं। मंजलिस जहां भी इलेक्शन लड़ती है, इनको एक तकलीफ हो जाती है कि वोट कटेंगे। अरे वोट कटे ना तो फिर तुमने शिवसेना को क्यों अपने पास बिठा लिया? क्या शिवसेना सेक्युलर है? यही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि हमको फख्र है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। क्या शरद पवार साहब, क्या आपको ये तकलीफ नहीं हुई?
कि जिस पार्टी की आप तायीद कर रहे हैं उसका मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। कांग्रेस गीरत तो इनके पास रही नहीं, अब बाकी हर चीज से मोहताज हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द चंद सालों के अंदर कांग्रेस और कमजोर होगी इंशाअल्लाह। मंजलिस पर इल्जाम ये क्यों शुरू किए तुम? क्यों नहीं शुरू करना? क्या रिजर्वेशन नहीं मिल रहा हमको? रिजर्वेशन महाराष्ट्र के मुसलमानों का एक राइट है। रिजर्वेशन से ही मुसलमानों की सफों में गुर्बत का खात्मा होगा। रिजर्वेशन से ही हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे। रिजर्वेशन से हमको इज्जत मिलेगी। याद रखो मुसलमानों, अगर हमको हमारा हक नहीं मिलता अलग बात है, मगर मैं बेइज्जती की जिंदगी गुजारने का कायल नहीं हूं। यह बेइज्जती हमसे की जा रही है, धोखे पे धोखा हमको दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि ये भड़काऊ भाषण करते हैं, ये फुला करते हैं और हमारे आने पर दूल्हे भाई आ रहे तो 144। जब राहुल गांधी आएंगे क्या करेंगे? नहीं, कोई वो माइक्रोन नहीं, आने दो। हमारे तो 144। कितना 144 लगाओगे? क्या बीएमसी का चुनाव भी रोक दोगे? क्या महाराष्ट्र के चुनाव को रोक दोगे? अरे ओ माइक्रोन आ रहा है तो आप बताओ मुंबई में कितना जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ है? कितना जीनोम सीक्वेंसिंग किया उद्धव ठाकरे की सरकार ने महाराष्ट्र में? बताओ। पूरे भारत में 1% भी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुआ। कितने मुंबई में 45 साल से ज्यादा कितने लोगों को 2 वैक्सीन लगे? बताओ। अच्छा, जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, 7 महीने हो चुके उनको 2 वैक्सीनेशन होकर, उनको लगना चाहिए बूस्टर शॉट, मगर मोदी जी को फिक्र नहीं है, उद्धव ठाकरे को फिक्र नहीं है। और बूस्टर शॉट माहिरीन कह रहे हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड नहीं हो सकता। बूस्टर शॉट खाली mRNA का फाइजर या मॉडर्ना होगा। मगर मोदी जी देश में मुल्क को चला रहे हैं, मगर फाइजर और मॉडर्ना से इंडेमनिटी क्लास पर झगड़ा चल रहा है। थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी अल्लाह जानता है, हम भी नहीं चाहते कि थर्ड वेव आए, मगर बूस्टर शॉट लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये आपका काम है। मैं मुसलमानों में तो बूस्टर शॉट लगा के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम बूस्टअप करेंगे। अपने हौसलों को बुलंद रखिए, कभी नाउम्मीदी को अपने करीब आने मत दीजिए और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि नागपुर में असेंबली का सेशन होने जा रहा है। अगर इम्तियाज जलील और डॉक्टर गफ्फार कादरी ये प्रोग्राम बनाएंगे कि जब असेंबली का सेशन चलेगा तो मंजलिस को भी नागपुर में एक एजिटेशन करना पड़ेगा, तो मैं आने को तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला। अभी मुंबई में हो रहा है, सुना चेंज कर दिए, ठीक है, फिर आएंगे। जब असेंबली में बैठकर पूरे एमएलए बैठ सकते हैं, जब 144 या वो माइक्रोन नजर नहीं आएगा, बड़े बड़ी सभाएं सब करेंगे। ये सबक नहीं हासिल करना चाहते राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग। हर वक्त रोकते थे मजलिस को। जो कई बरस पहले जब हम और मोइन सैयद मोइन मजलिस का पैगाम लेकर महाराष्ट्र में जाते थे तो हर जगह पर पुलिस वाले आकर हमको लव लेटर दे देते थे। मगर आज माशाअल्लाह आपकी दुआओं का असर है, आपकी मोहब्बत है कि जब प्लेन से निकलते हैं तो हजरत पुलिस सामने ठहर कर बोलती है कि आपको रिसीव करने आए हैं, आप रिसीव कर लीजिए हमको। मैं तो सिक्योरिटी लेता नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है, मगर फिर भी आते हैं, फिर भी आते हैं। और जो लोग, हाँ जिंदाबाद, तुम भी जिंदाबाद,
आप जिंदाबाद। याद रखो मेरी एक बात को, महाराष्ट्र के मुसलमानों, मौत तो एक मर्तबा आएगी, आएगी ना एक मर्तबा, मगर तुमको लाखों मर्तबा जिंदा रहना है, लाखों मर्तबा तुमको जिंदा रहना का, एक बार नहीं लाखों मर्तबा। और जिंदगी का सबूत हरकत करने से है, जिंदगी का सबूत लड़ने से है, जिंदगी का सबूत अल्लाह के सामने गर्दन झुकाने से है, जिंदगी का सबूत अल्लाह के सामने अपनी बेबसी का इजहार करने से है, जिंदगी का सबूत जालिमों के सामने बेबसी नहीं, हक को हासिल करने का मुतालबा करने में। ये काम हमको करना है और आप और हम मिलकर करेंगे। जब महाराष्ट्र के मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा तभी तो सही इंसाफ होगा। भारत से, भारत की जमहूरियत से भारत की जमहूरियत मजबूत होगी। सुनो, मुंबई के और महाराष्ट्र के मुसलमानों, अंग्रेजी में इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी एक लफ्ज है, इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी एक लफ्ज है। और वो क्या लफ्ज है कि क्या बेटा अपने बाप से आगे गया तालीम में, दौलत में, तो जो मुसलमान 1950 और 1960 में पैदा हुआ उन्होंने अपने बाप, अपने वालिदैन से ज्यादा तरक्की की। जो मुसलमान 1970 और 80 में पैदा हुआ वो अपने बाप से पीछे हो गया, और जो मुसलमान 1990 में और सन 2000 में 2000 में पैदा हुआ वो तो अपने बाप से, अपने दादा से बहुत दूर है। गरीबी में ज्यादा गरीबी बढ़ गई, तालीम में उससे ज्यादा हम दूर हैं। बताओ, दलितों में, आदिवासियों में, अपर कास्ट में, हिंदू भाइयों में, क्रिश्चियनों में, जैन में, इन सब में तरक्की हुई है क्या? उनका बेटा अपने बाप से आगे निकल गया, और अगर कोई नहीं निकला तो मुसलमान है। आपको मालूम, महाराष्ट्र में हमारे दलित भाइयों से मुसलमान एजुकेशनल अटेनमेंट में, एजुकेशनल अटेनमेंट में कितना पीछे? 11%, 11% है। यही जब पढ़ता हूं तो जबान में कड़वाहट पैदा हो जाती है, तकलीफ होती है, गुस्सा आता है कि आखिर हमको क्यों पीछे छोड़ दिया जा रहा है। इसकी एक वजह है मेरे अजीज दोस्तों, जिस दिन भारत का मुसलमान अपनी एक सियासी ताकत को बना लेगा, अपनी एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को बना देगा, याद रखो उस दिन नाइंसाफी के दौर का खात्मा होगा। अगर आप अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाएंगे तभी तो होगा ना। और जो लोग तुम्हारे पास आकर कहेंगे नहीं 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 जीत सकते, नहीं कामयाब हो सकते, तुमको सबको लेना पड़ेगा, मेरे भाई याद रखो, हाँ, रोटी डालते वक्त आटे में थोड़ा सा नमक की जरूरत पड़ती है, मगर मैं क्या अपने खुद का खाना नहीं पका सकता? क्या मैं अपना खुद का खाना नहीं पका सकता? क्या मैं अपने हाथों से अपने मुकद्दर के फैसले नहीं कर सकता? क्या मैं अपने हाथों से अपनी कौम को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता? यही बात कई लोगों ने इम्तियाज जलील से कही थी, और इम्तियाज जलील ने सारी दुनिया को बता दिया कि मुसलमानों में अगर हौसला और अज़म होगा तो तकदीर भी उसका साथ देती है। तुम अपने दिमागों से इस बात को निकालो मुसलमानों कि हम जीत नहीं सकते। अरे तुम जीतोगे इंशाअल्लाह ताला। जीत की पहली सीढ़ी है, जीत की पहली सीढ़ी है कि तुम इत्मीनान और एतमाद में रहो कि मैं कामयाब होऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा। मैं तुमको बता रहा हूं, मैं जाती तौर पर अपने बारे में बता रहा हूं। हैदराबाद जाकर मेरे दोस्तों से पूछ लो कि मैं अपने बचपने में बेहतरीन पढ़ने वाला नहीं था, मैं 90-80% लाने वाला नहीं था। वो अकबरुद्दीन अवैसी थे जो उस वक्त भी 90, आज भी 99 पर है। मैं उस वक्त भी 50 पर था और आज भी 50 पर हूं, मगर मुझ में एक जिद थी। जब मुझसे कोई कहता कि नहीं हो सकता, मैं कहता था कि नहीं, करके दिखाऊंगा, और वो काम आपको करना है। अल्लाह ने हम सबको काबिलियत दी है।
मुसलमानों सिर्फ आपको एतमाद को पैदा करना है। ये लड़ाई रिजर्वेशन की लड़ाई आपके आने वाली नस्लों के लिए है। नौजवानों, कल जब तुम बाप बनोगे इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद होगी। तुम सोचो क्या तुम वही चाहोगे तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी तरह गरीब रहे, उनको उनका हक ना मिले? हक मिलने के लिए मिल के लड़ना पड़ेगा। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। ये लड़ाई का आगाज है, इख्तिताम नहीं है, और लड़ाई होगी। अस्सलाम वालेकुम।